हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग क्वेश्चन बैंक के अगले सीरीज यानी चौथे सीरीज में आ गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विगत क्लासों में हम लोग 3 सेट को पूरा कर चुके हैं। आज चौथा सेट है और हम लोग इसी तरीके से अब तक बीपीएसएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी को हम लोग इस चैनल पर देखने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज चौथा सेट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सुनहरे चावल किस रोग से बचाव में सहायक होते हैं? गलगंड, पेलाग्रा, जीरोप्थेल्मिया या बेरीबेरी। तो हम लोगों को पता है कि सुनहरा चावल जो है जीरोप्थेल्मिया के बचाव में सहायक होता है। जीरोप्थेल्मिया के बचाव में सहायक होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि गोल्डन चावल जो रिजासेटिवा चावल का एक किस्म है, जिसको जो चावल का धान का वैज्ञानिक नाम है। और इसका सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है, यानी ए की इसमें प्रचुरता होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से, हिमालय संरक्षण से, तटीय भागों के विकास से या ओजोन परत के संरक्षण से? तो हम लोगों को पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आयोजन हुआ था वो 1987 में हुआ था और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड फैलता है किससे? छूने से, वायु से, कीट रोगवाही से या पानी खाद्य पदार्थ से? तो हम लोगों को पता है कि ये जो टाइफाइड है वो एक जीवाणु वो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? रेहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे या कुत्ता मछली यानी डॉग फिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेहू और कतला, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रेहू और कतला स्वच्छ मछलियाँ जल की मछलियाँ हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में, जोरहाट में, बेंगलुरु में या देहरादून में? तो हम लोग जानते हैं कि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हम लोग देखेंगे कि वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है और देहरादून के साथ साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भी मुख्यालय देहरादून में है और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का भी मुख्यालय देहरादून में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? यानी अन्नपूर्णा, मकालू, कोमेट या नामचा बरवा? इनमें कौन सी चोटी है जो वो भारत में स्थित है? तो हम लोग इसमें देखेंगे जैसे अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है आपका, तो अन्नपूर्णा, कोमेट, नमचा बरवा। तो इसमें से जो है कोमेट जो है वो भारत में स्थित है, नमचा बरवा चीन में स्थित है, मकालू नेपाल चीन में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कोमेट। कोमेट जो है वो भारत में स्थित है। आता है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह क्या था? प्रकृति आपदा नियंत्रण के लिए, पृथ्वी सम्मेलन के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए या वन विनाश के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति आपदा नियंत्रण के लिए, यानी कि जापान के योकोहामा शहर में जो वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा सम्मेलन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था प्रकृति आपदा नियंत्रण से। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष का नुनमाटी यानी कि भारत में नुनमाटी तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ है? तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे तेल शोधक कारखाना का नाम दिया जाएगा, आपको संबंधित राज्य का नाम पूछ दिया जाएगा। तो उसी क्रम में नुनमाटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में या केरल में? तो इसका हम लोग जानते हैं कि नुनमाटी तेल शोधक कारखाना जो है वो असम में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? हुमायूं के कहने पर, अकबर के कहने पर, जहांगीर के कहने पर या औरंगजेब के कहने पर? तो हम लोग जानते हैं कि गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या इल्तुतमिश ने? तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण 1303 ईस्वी में करवाया था। और आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण, अकबर ने जो 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या राणा सांगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदय सिंह, यानी कि चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक जो थे वो उदय सिंह थे। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कलिंजर में, सासाराम में, दिल्ली में या आगरा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना शेरशाह का मकबरा जो वो सासाराम में स्थित है। ये कभी कभी इसका आकार पूछ लिया जाता है, तो ये अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि कथारित सागर के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाखादत्त या धनपाल? तो हम लोग देखते हैं कि कथारित सागर के जो लेखक हैं वो सोमदेव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम लोग जानते हैं कि ये कभी कभी कालीन पूछ लिया जाए, जैसे सोमदेव तो किस कालीन के कवि थे, यानी ये सोमदेव गुप्तकालीन थे जो कथारित सागर पुस्तक लिखे थे। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम या आर्यभट्ट? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जो था वो आर्यभट्ट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट ने, हम लोग जानते हैं कि बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तिका का भी लेखन किया है और पाई का मौन भी आर्यभट्ट ने दिया है। तो और जैसे यहाँ ब्रह्मगुप्त है, तो हम लोग इनके बारे में जानते होंगे कि भारत का न्यूटन जो है इन्हें ही कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त को। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन से जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो हम लोग जानते हैं कि जैन के 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। तो ऑप्शन में देखेंगे पार्श्वनाथ जो ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोग देखेंगे कि जानते हैं कि पार्श्वनाथ ने ही 4 सिद्धांत को दिए थे, जैसे तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह को जो है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। और महावीर ने इसमें 5वें सिद्धांत को जोड़ा था, जो 5वां सिद्धांत जो है पंचमहाव्रत कहलाया। महावीर के जोड़ने के बाद ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? और जिस पहली बार स्वराज शब्द के प्रयोग तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो स्वीकार किए वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? यानी कि पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जैसे ही पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसका सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 ईस्वी में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने कानपुर। और लेकिन जब यह पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट आ जाएगी, जो 1917 में कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो हम लोगों को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि भी लौटाई थी। तो गांधी जी ने जो कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई गई थी। किस दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। और हम लोग नाम सुने होंगे, व्यापारी थे जमुनालाल बजाज। तो उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि
असहयोग आंदोलन के दौरान ही लौटाई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, यानी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल जो कितने प्रांत में बने, 6, 7, 8, 9। तो हम लोगों को पता है कि 1937 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1906 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी और आगा खान ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, एम.जी. रनाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले, राजाराम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है एम.जी. रनाडे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एम.जी. रनाडे और आत्माराम पांडे ने भी प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में किया था और प्रेरणा जो है केशव चंद्र से ली थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष, तारीख भी पूछ दिया गया है। तो 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 2 मार्च 1930। तो हम लोग देखेंगे कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम लोग जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 था और सबसे ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं कि अपना बिहार है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और हाल ही के न्यूज़ में आप देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट जो है हमारे लिए बहुत घातक होते जा रहा है। हम लोग चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, अमेरिका द्वारा, यूएनओ द्वारा, कॉमनवेल्थ देश के द्वारा या सदस्य देश के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीयन जो है वो इसके सदस्य देश द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि IMF का जो वर्तमान में 190 देश सदस्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है, मुद्रा संकुचन, विस्फीति, स्टेबलाइजेशन या स्क्यूफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजेशन। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक को जो है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बैंक दर को बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा जब कुछ शर्त दिए गए हैं, क्या करने पर बैंक दर का जो है बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा। SLR बढ़ा दी जाए, CRR बढ़ा दी जाए, CRR कम कर दी जाए या SLR या CR दोनों बढ़ा दी जाए। तो हम लोग देखेंगे कि बैंक दर के बढ़ने के प्रभाव को कम तब किया जा सकता है जब आप CRR कम कर दी जाए। CRR कम करेंगे तो बैंक दर के प्रभाव बढ़ने के प्रभाव कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से सार्वजनिक उपक्रम में कौन सी महारत्न नहीं है, भेल, गेल, सेल या BSNL। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि महारत्न कंपनी जो है सार्वजनिक उपक्रम में ये BSNL नहीं थी। ये 2018 का क्वेश्चन बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में क्या गलत है। इसमें गलत पूछ रहा है। सूचकांक के 3 आयाम स्वस्थ शिक्षा जीवन स्तर होते हैं, यानी कि ये जो गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है इसके 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होते हैं, तो ये सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, तो ये भी सही है। यानी कि सूचकांक 10 प्रचाल होते हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक इसका मार्किंग किया जाता है, प्रचाल होते हैं, इसका वर्ग रखा गया है, ये भी सही है। प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया जाता है, ये गलत है। आयाम को समान भार दिया गया है लेकिन प्रत्येक प्रचाल को समान भार नहीं दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। वल्लभ भाई पटेल, पीसी महालनोबिस, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे वो पीसी महालनोबिस थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना, यह भी कम होता है। विदेशी विनिमय भंडार का भी होता है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, जनता से प्राप्त ब्याज, तो ये नहीं होता है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना आरबीआई का काम नहीं है, तो गलत पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। और नगद आरक्षण का संरक्षण, ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है। श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है, ये नहीं होगा। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ये हो जाएगा, यही सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नीली क्रांति मत्स्य से है, तो क्रांति भी पूछ दिया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। राजस्थान में, केरल में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग जानते हैं कि शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम वो केरल की ही है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो और हम लोग देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन एक व्यापार के लिए सर्वोच्च संस्था है। और कृषि एवं विश्व कृषि खाद्य संगठन का मुख्यालय हम लोग जानते हैं कि इटली रोम में है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। तो जैसे देखेंगे कि इसमें प्रत्येक में 8 है, यानी कि इसमें ऐसे अगर चित्र दिया रहे तो इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं, 8 त्रिभुज बनते हैं। तो इसको देखेंगे 8 + 8 + 8। और हम लोग देखेंगे इसको, ये हो गया 1 + 1, फिर एक ऊपर से देख लिए, अब ऐसे देख लेंगे ये, तो ये हो गया +1। फिर उसके बाद फिर इसको छोड़ के अब यहाँ आएंगे, इसको देखेंगे, ये हो गया +1। फिर जब इसको देखेंगे तो फिर यहाँ से इसको देखेंगे, तो ये हो गया 1। तो हम लोग काउंट करेंगे, जैसे 8 8 16 8 24 और 24 और 4 28, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। भाग 3 में, भाग 3 के ए में, या भाग 4 में, भाग 4 के ए में। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य का संकलन जो है वो भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 ए 51 ए में किया गया है। तो और इसको जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इसकी सिफारिश, क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य की सिफारिश कौन की थी, किस समिति ने किया था। तो उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्तमान में अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन का विचारक कौन है। यानी कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, वो विचारक किसका है। हेगेल का, अरस्तु का, प्लेटो का या ग्रीक का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेगेल, यानी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतारक है, इसका आंसर हो जाएगा हेगेल। आते हैं अगले क्वेश्चन में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946। तो हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत जो किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी, ऑप्शन सी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आते हैं और हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको पेश करने वाले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण राजस्व के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? यानी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण राजस्व के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1919 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण राजस्व के लक्ष्य की घोषणा जो है वो 1929 ईस्वी में हुई थी। आते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रथम बैठक जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 2 दिन बाद ये उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बुजुर्ग के आधार पर चुन लिया गया था और 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? 1892 में, 1878 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में? तो भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1909 ईस्वी में यानी कि मार्ले मिंटो एक्ट में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि सांप्रदायिकता के जनक जो है उसे लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति, देशीकरण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तो है ही, जन्म तो है ही, देशीकरण भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोग जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। उसमें 5 प्रावधान किए गए थे, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और राज्य क्षेत्र को मिलाने के आधार पर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या उपाध्यक्ष? तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है व्याख्या वो आर्टिकल 93 में किया गया है, आर्टिकल 93 में किया गया है। आते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार। हम लोग जानते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब किसी भी राज्य में विधानमंडल होता है, जैसे विधान सभा और विधान परिषद, वो 2 सदन द्विसदनीय, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी, और ये जो है पंजाब में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 24, 14, 19, 29, 30, 14, 16, 21, 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है वो हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और एक 30 भी है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर शेष जो है सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, वो विदेशी को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनिए। इनमें सत्य कथन को चुनना है। राज्यसभा में 11 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि
राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो 12 सदस्यों को कला क्षेत्र से ये सबसे करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्याशी को उसी राज्य क्षेत्र से होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो ये भी गलत है, वो ऐसा कोई नियम नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं भंग किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। अगर 3 गलत हो गया तो हमें सत्य चुनना है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी ही सही होगा। और क्या है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये सही था, क्योंकि उस टाइम जो है 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की अनुमति राष्ट्रपति के पास थी, जिसे अब हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा, इसे अब हटा दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी कहा गया है सत्य कथन को चुनिए। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, बिल्कुल नहीं। हम लोग जानते हैं कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये गलत है। अगला है कि हर 6 वर्ष में वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो हम लोग कोरम के बारे में उस दिन पढ़े थे कि कोरम के लिए कितने सदस्य होना आवश्यकता है, यानी कि कोरम यानी गणपूर्ति, यानी कि बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हों जिससे कि बैठक वैल्यूएबल हो सके। तो इसमें कुल जितने सदस्य हैं उसके 1/10 यानी कि 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने भी सदस्य आएंगे वे कोरम की संख्या होती है। तो यहाँ राज्यसभा के संबंध में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल सदस्य की अधिकतम संख्या 250 होनी चाहिए। तो 1/10 इसका कितना हो जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए। अगर यहीं लोकसभा की गणपूर्ति के बारे में पूछ दिया जाता तो लोकसभा की गणपूर्ति की संख्या 55 है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। और हम लोग गणपूर्ति के बारे में ये भी जानते हैं कि अगर कोरम पूर्ण नहीं हो पाया तो सदन की बैठक शुरू नहीं हो सकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन, तापमान, उत्प्रेरक या सांद्रता। तो हम लोगों को पता है कि ये जो है एंथैल्पी में परिवर्तन, यही अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ग्लिसरॉल का, पेलिएसिनिलिन्स का, फुलेरिन्स का या अबिन्स का। तो कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से जो है फुलेरिन्स परिवार का सदस्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घंटा, यानी कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं, कॉपर के साथ इसमें घंटा में जस्ता नहीं मिलाया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों को सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? यानी कि फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण, सिलिका के कारण, टेक्सटाइल के कारण या पेपर के कारण। तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो होता है वो एस्बेस्टस के कारण होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? अस्थाई है, अस्थाई है, न्यायिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो हम लोगों को पता है कि संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है वो एक संसद की प्राक्कलन समिति जो होती है वो एक अस्थाई समिति है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्राक्कलन समिति जो होती है वो इसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन में कुल समिति की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और हम लोग को ये भी पता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ
में गलत कथन को चुनिए। यहाँ गलत कथन को चुनने के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है और राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित है। बिल्कुल, क्योंकि एक वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, उसका जिक्र जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला है ऑप्शन है अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। बिल्कुल किया जा चुका है और हम लोग ये भी जानते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो NK सिंह है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है कि अगर ग्रेटर देन को प्लस, लेस देन को वो माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई, ये सब लिखा जाए तो इसको सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका हम करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विलुप्त संख्या। ये भी रीजनिंग से संबंधित है। जैसे 51 है, 66 है। हम 51 से 66 में किसी भी इसका नियम होता है कि प्लस माइनस करना पहले। तो हम लोग देखेंगे कि 51 से कितने प्लस हो रहा है। तो देखेंगे कि 15 प्लस करने पर 66 आ जा रहा है। तो अगर 66 में अगर हम कितना ऐड करें तो देखेंगे अगर हम 17 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, अगर हम 17 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33। और 33 में फिर प्लस अगर हम 19 करते हैं तो 102, फिर उसी तरह यहाँ 19 + 2 21 कर देंगे, फिर यहाँ 23 कर देंगे। तो ये सीरीज इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग का आंसर 83 आ गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुक्रम जो है वो गलत है। जैसे हम लोग देखेंगे कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार 15 को 2 जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 ऐड किए तो 15 आ गया। उसी प्रकार फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 ऐड कर देंगे तो 32 आ जाएगा। उसी प्रकार 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। और उसमें जैसे यहाँ 1 था, 2 था, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 67 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 65 है। तो यही गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें गलत ही चुनना था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कहता है कि नवीन कहता है मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि रमन पश्चिम की ओर, हम लोग को पता है कि दिशा परीक्षण के लिए ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रमन जो है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी इधर चल रहा है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अगर वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलेगा। फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अगर इधर हम जा रहे हैं तो हम लोग दिशा परीक्षण में यहाँ देख चुके हैं कि ये कौन सा दिशा है, पूरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज दिया गया है, इसको पहचानना है। जैसे ए डी है तो हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ डी कौन से क्रम में आता है, तो 4 और ए 1 में। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर कर देना है। 4 में 1 अगर अब माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इसी सीरीज में बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि घड़ी में दर्पण, यानी कि घड़ी में जो है दर्पण प्रतिबिंब 11:40 दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को पता है कि अगर ऐसा कुछ दर्पण प्रतिबिंब आता है तो उसको 23:60 से माइनस कर देते हैं। 23:60 से माइनस कर देंगे 11:40 को।
तो 1140 को माइनस करेंगे तो इसका 1140 को तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप माइनस करेंगे तो देखेंगे कि 1220, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन साइंस का है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH4+ में N2। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी इस सेट में हम लोग देखेंगे कि प्रोटोकॉल से 3 सवाल थे कि वो किस पर आधारित थे। एक मॉन्ट्रियल पूछ दिया गया है जो ओजोन से था, और एक जापान में योकोहामा शहर में से संबंधित था, और एक यहाँ आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन बैंक करने का यही एक फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा को कम करना था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को कम करना था, या सल्फर डाइऑक्साइड को, या ग्रीन हाउस GHG को, या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक को? तो इसका हम लोग देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि क्योटो एक जगह का नाम है, जापान के शहर का नाम है, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था 1997 में, और ये ग्रीन हाउस से संबंधित था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है इसमें एक उल्टा होता है, एक सीधा होता है। तो कभी इसमें शॉर्ट वीडियो लेके आया जाएगा कि पिरामिड को आप कैसे पहचानेंगे। फिलहाल आप आंसर सुनिए कि ऊर्जा का स्तूप जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, कभी आएंगे लेके इसी चैनल पर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? विलो का, मैपल का, बांस का, या फिर नीम का? तो हम लोगों को पता है कि क्रिकेट बैट के निर्माण में विलो का प्रयोग होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये हल्का होता है और मजबूत होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हम लोगों को यहाँ पुष्प का नाम नहीं बल्कि उसका वैज्ञानिक नाम पूछ दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। तो उसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो इंडिका, नीलमगे हिंदुस्तानी, नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो रिकरवा। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ वैज्ञानिक नाम से भी सवाल आते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम लोगों को याद करना चाहिए, तो तब क्वेश्चन बैंक करने का फायदा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, और उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो हो जाएगा आपका नेलम्बो न्यूसीफेरा। ये आपका राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाते हैं? अरस्तु को, हेक्सले को, लेमार्क को, या थायोफेस्टस को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। और हम लोगों को ये भी पता होगा कि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो लेमार्क और ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और थायोफेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था? थायोफेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और ये थायोफेस्टस जो है इन्हीं को चिकित्सा विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? पोम, ड्रूम, सिप्सेला, या पीपो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रम। यानी कि कूट फल उसे कहते हैं जो जिसके पकने में अंडाशय सहायक होता है, जिसके पकने में अंडाशय सहायक होता है, जो परिपक्व होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रम। आते हैं अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है? टेगेरिज, नेपेंथीज, लॉरेंथस, या जूनिपेरस? तो हम लोग जानते हैं कीटभक्षी पौधा जो होता है वो नेपेंथीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम लोगों को पता है कि कभी कभी पत्तियों के बारे में पूछ दिया जाता है, तो नेफंथीज का पत्ता जो होता है वो घड़े के आकार के होता है। किसके आकार का? घड़े के आकार के पत्ता, और इसे किड़भक्षी पादप भी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी कि आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यह सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 में, पूर्णतः अंत नहीं किया गया था, यदि आंशिक रूप से किया गया था, चाय और चीन के साथ छोड़कर। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से, अभी हम बताएं कि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, तो गलत चुनने का रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्त के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई, यह सही है। चीन से कंपनी ने चाय का व्यापार सुरक्षित रखा, यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर गलत जो है वो बी नंबर हो जाएगा, तो गलत ही पहचानने के लिए बोल रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, और अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 9.46 × 10⁻15 यानी 15 मीटर। इसको ध्यान में रखेंगे, मीटर और किलोमीटर। जब किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में 10⁻15। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन का पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम या गुरुत्वाकर्षण नियम? तो हम लोग देखेंगे रॉकेट प्रणोदन में जो उपयोग होता है वो न्यूटन का तीसरा गति का नियम, जो संवेग संरक्षण से संबंधित है। और हम लोग जानते हैं कि पहला नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से व्यंजक, बल का व्यंजक, यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है वो दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून? तो वैक्यूम क्लीनर की भांति जो कार्य करता है वो सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह है जो वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा, यानी कि कह रहा है कि अगर वायुमंडलीय दाब जो है वो 76 सेंटीमीटर पारा से कम हो तो पानी कितने तापमान पर उबलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगेगा यदि वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर से कम हो। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणुवीय टक्कर या प्लाज्मा निर्माण? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य एवं तारा में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। पेयजल निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? सल्फाइड के कारण, क्रोमियम के कारण, पारा के कारण या नाइट्रेट के कारण? यानी कि पेयजल में जो किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिकता रहेगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्रटलैंड रिपोर्ट को सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है? ब्रटलैंड रिपोर्ट जो एक सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है, ये पूछा गया है। साइलेंट स्प्रिंग, अर्थ कंजर्वेशन, आवर कॉमन फ्यूचर या फ्यूचर ऑफ अर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रटलैंड रिपोर्ट के सतत विकास संदर्भ में जो है उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। आते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 23 सितंबर को, 22 मार्च को या 20 अप्रैल को? तो विश्व जल दिवस जो होता है वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है, और हम लोग जानते हैं कि 22 मार्च को ही अपना 23 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? संतरा के लिए, रबर के लिए, केसर के लिए या सेब के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतरा। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जो है वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है, संतरा उत्पादन के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय वन नीति, भारत में जो वन नीति 1952 में लाया गया था उसका संशोधन कब किया गया? तो इसका संशोधन 19 ऑप्शन है 1960, 1970, 1980, 1988। तो भारतीय वन नीति का संशोधन जो है वो 1988 में किया गया है, ऑप्शन डी। नेफा, अगला क्वेश्चन है नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन में देख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नेफा जो उस टाइम अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, जिसे उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है, पर्वत। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पशुओं में रेड सिंधी नस्ल। हम लोग बार बार देखते हैं या फिर जान रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक आप करने का फ़ायदा तब होगा जब आप इसमें देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और उस सेक्टर को मजबूत कीजिए। जैसे हम लोगों ने देखा प्रोटोकॉल, करंट अफेयर का बहुत वेटेज है, दिवस पूछ दिया जा रहा है, ये सब पूछ दिया जा रहा है। तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ पशु जानवर के नस्ल के बारे में पूछ दिया जा रहा है कि ये नस्ल किस जानवर का है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो पशुओं को रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? भैंस से, गाय से, घोड़ा से या ऊँट से? तो हम लोग जानते हैं कि रेड सिंधी जो वो पाकिस्तानी गाय की एक नस्ल है, रेड सिंधी, और पाकिस्तानी गाय की है। तो ये रेड सिंधी जो गाय की नस्ल है, और गायों में सबसे भारी नस्ल जो होता है वो कॉन्क्रेज, वो भारत की है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट या तूतीकोरिन? तो दक्षिणतम बिंदु जो वो है वो इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, पूर्वी बिंदु किवीथू है, और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है जो गुजरात में है। तो और हम लोग देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में? तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नमदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नमदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में? अरुणाचल में, केरल में, तमिलनाडु में या बिहार में? तो नमदफा बाघ अभयारण्य जो है वो अरुणाचल में स्थित है, और डम्फा जानते हैं मिजोरम में है। तो बाघ अभयारण्य से बिहार दरगाह का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 4 सेट किया है, लगभग में सेट में बाघ अभयारण्य से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो आप लोग बाघ अभयारण्य का सीट बनाकर उसे स्मृति में ला लेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा, कलसूगढ़, अन्नामुडी या जिंदापाड़ा? तो हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुडी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। इस टुकड़े को अगर इस प्रकार करके 2 छिद्र सदृश किया जाए और उसे फिर खोलने के बाद वो किस प्रकार की आकृति आएगी? तो हम लोग देखेंगे कि
तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये, क्योंकि ये 2 है तो फिर यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। फिर आप अगर इसको ऊपर करते हैं तो फिर यहाँ आ जाएगा एक छोटा, एक बड़ा यहाँ आ जाएगा, छोटा यहाँ, ऐसे आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एथलीट एशियन इंडियन शब्द का सही संबंध क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि एशियन को अगर हम यहाँ रखते हैं तो आप इंडियन को कहाँ रखेंगे, आप ही बताइए। अगर क्यों इंडिया एशिया में नहीं है तो इसको आप एशिया के भीतर में रख सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि सिर्फ एशियन ही एथलीट तो नहीं होते हैं, या फिर सिर्फ इंडियन तो एथलीट नहीं होते हैं, वो दूसरे महादेश के भी हो सकते हैं। तो आप एथलीट को इस प्रकार रख सकते हैं। तो ये संबंध आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक के सभी संख्याओं का लिखें और उसकी संख्या कितनी संख्या लिख सकते हैं आप, ये बताया जा रहा है। तो जैसे कि आपको 50 से 99 तक, जैसे कि आप देखेंगे कि आप 50 लिए, फिर 51 लिए, फिर 52 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 52 2 नहीं, 2 के बिना, तो 52 को छोड़ के हम 53 लेंगे। उसी प्रकार जब 57 को नहीं लेंगे, यानी कि 2 और 7 वाले अंक को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम अगर 99 तक अगर हम देखेंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, यानी कि 32 इसकी संख्या हो जाएगी। आप काउंट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ रीजनिंग ये क्वेश्चन है कि जैसे एम का कोड 13, PEN का 35, उसी प्रकार होटल का क्या होगा। तो आप होटल का अगर आप जोड़िएगा तो आप देखेंगे कि एच का हो जाएगा आपको 8, फिर हो जाएगा आपको प्लस ओ का हो जाएगा 15, प्लस फिर हो जाएगा आपका टी का 20, फिर हो जाएगा ई का 5, प्लस हो जाएगा 12। अगर आप इसको काउंट करेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे टोटल को, तो आप देखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा 60, जो ऑप्शन बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं, यानी कि दाईं तो आप लोग जान ही रहेंगे, इतना तो जानते ही होंगे। तो दाईं ओर से 8वें, तो दाईं इधर है तो इसके 8वें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें बोला जा रहा है। 8वें के दाईं तरफ चौथा, तो इसके दाईं तरफ फिर चौथा, 1 2 3 4, इसके दाईं तरफ चौथा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन ए में तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में किसका समान कैलेंडर नहीं हो सकता है। तो इसमें मंथ का अगर हम डेट देखेंगे किसमें कितना डे होता है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्च में 31 दिन होता है और सितंबर में 30 दिन, ये दोनों समान नहीं है, बाकी आपको सभी समान मिलेंगे, तो ये आपका नहीं होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक स्रावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन है छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, अमाशय। तो हम लोग जानते हैं कि HCl जो है वो पेट में स्रावित होता है, यानी अमाशय में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धवृत्त चित्र में दर्शाए गए, ये आप देख सकते हैं APQB एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास AB है, व्यास AB है। यदि AQ बराबर 2AP, यानी AQ जो है वो 2AP के बराबर है, AQ 2AP, इसका AP का AQ दुगुना है, तो निम्न में से सही विकल्प क्या होगा। तो अगर आप इसमें ट्रिगो वाला नियम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो व्यास है इससे आपका ये समकोण यहाँ पे बन जा रहा है, APQ APB, APB एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। उसी प्रकार आप AQB में देखेंगे तो कोण Q यानी AQB ये भी समकोण है, तो ये APB इक्वल टू AQB ये बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि
880 मीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो परिधि इतना है, व्यास निकालने के लिए हम लोग परिधि में पाई से भाग दे देंगे। तो 880 में जब हम पाई से भाग दे देंगे, पाई का मान तो जानते होंगे 22/7, तो 22 से ये 4 7 बटे 280 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि ए बी सी गुणोत्तर सन्नी log A log B log C है तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग आपको बता देते हैं। आंसर इसका है ए, 96 का ए ऑप्शन है समांतर श्रेणी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि ए तथा बी क्रमशः ऐसा है, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी है, तो p + 1/p का मान क्या होगा। ये कुछ नहीं है, इसको बस आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। बहुत आसान है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि खिलौने के घन सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया जाए तो 64 छोटे समान घनों को काटा जाए तो कितने ऐसे होंगे जिस पर लाल रंग नहीं होगा। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कलोल पावर विद्युत परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हम लोगों ने इस सेट में देखा कि पशु का नस्ल आपको पूछा जा रहा है, प्रोटोकॉल से मीटिंग के आपको जलवायु परिवर्तन से सवाल पूछा जा रहा है। तो आप लोग को ये सब ध्यान में रखना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।